नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी के सहयोग से यूपीएससी हिंदी मीडियम धीरे धीरे जल्दी ग्रोथ कर रहा है और आप सभी का सहयोग यूं ही बना रहेगा। आशा है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में क्लासेस जो है, अपने छोटे भाई बहन दोस्त जो भी आप जिनका भला करना चाहते हैं, उनको स्टडी में आगे देखना चाहते हैं तो उनके पास में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज की जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे, वो सीरीज़ है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम भारत की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था और भारत का जो संविधान है वो कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चाहे जितने भी क्लासेस होगी, एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पूरी सीरीज़ तक बने रहें और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, जो सारे सब्जेक्ट्स है ना सामाजिक विज्ञान के, वो सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाना चाहती हूँ। पॉलिटिकल साइंस हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले ये समझें कि सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर विज्ञान जिसके आगे जुड़ जाता है उसका मतलब होता है किसी भी कोई भी विषय वस्तु है उसका एक सुव्यवस्थित अध्ययन करना, ठीक है। सुव्यवस्थित, परिष्कृत और सही तरीके से अध्ययन करना, एक सिस्टमेटिक वे में, एक विशुद्ध विज्ञान की तरह जिसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं इतिहास और इसके अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं समाज शास्त्र। समाज शास्त्र के अलावा बहुत सारे, जैसे आप भूगोल है, एक और भूगोल ले लीजिए, तो भूगोल भी किसके अंतर्गत आ जाता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स तो अपने आप में एक दूसरे से अंतर संबंध है, सभी सब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ में संबंध है, ठीक है। लेकिन इनको हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, हमारे अध्ययन के लिए सुविधा हो जाए, इसी वजह से इस सामाजिक विज्ञान को एक विभाजित कर दिया गया अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत के अंतर्गत हम जब इतिहास हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आ जाता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आ जाता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ, आप ध्यान से देखें। क्या होता है कि यहाँ जो राजनीति विज्ञान है या राजव्यवस्था है, वो जहाँ हमारे भारत का इतिहास का, आधुनिक भारत के इतिहास की जब समाप्ति होती है, अर्थात यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत हुआ आधुनिक भारत का इतिहास। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में अपने पैर जमा लिए थे, व्यापार करने आई थी, कब शासक बन गई पता ही नहीं चला। तो जब वो शासक बन गई थी उसके बाद में आंदोलन शुरू किए भारतीयों ने। तो हमने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो वहाँ से हमारा जो राजनीति के अंतर्गत जो हस्तक्षेप हुआ ना, कि हमने अपने स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और साथ में फिर स्थानीय स्वशासन को प्राप्त भी किया, ठीक है। तो वहीं से शुरुआत किसकी हो जाती है, राज व्यवस्था की, अर्थात भारत की राज व्यवस्था। और भारत की जब राज व्यवस्था है तो भारत को अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया गया, तो ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान की राज व्यवस्था भी होगी। तो यहाँ हम भारत की राजव्यवस्था पढ़ेंगे, साथ में राजस्थान की राजव्यवस्था। क्या स्टूडेंट्स ये बताएंगे आप मुझे कि कोई भी राजव्यवस्था या राजनीतिक रूप से एक जो व्यवस्था संचालित की जाती है उसका शासन संचालित क्या किसी नियमों के बिना संभव है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा संविधान, ठीक है। तो संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा के लिए का निर्माण करना पड़ा, फिर संविधान का निर्माण हुआ तो उस पर जो है भारत की राज व्यवस्था या भारत का जो भारतीय जनता उन नियमों को फॉलो करते हुए अपने जीवन यापन करती है, ठीक है। अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और वो हम पढ़ेंगे भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान या भारत की राज व्यवस्था शुरू कहाँ से होती है, जब भारत के इतिहास की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। भारतीय इतिहास की जब समाप्ति हुई तो यहाँ पर भारत की राजव्यवस्था का प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
भारत की राज्य व्यवस्था। सबसे पहले देखो आपको संविधान हेडिंग डाल देनी है, संविधान। भारत की राज्य व्यवस्था तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहला आपको हेडिंग लगा देनी है संविधान, ठीक है। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स या तत्व हैं वो पढ़ के, वो कंप्लीट करके फिर हम भारत की राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक्स को डायमेंशनल तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, संविधान, देखो विधान जो शब्द का अर्थ क्या होता है, आपने समाज के अंतर्गत एक दो शब्द प्रचलित जो शब्द हैं वो सुने होंगे, विधि, विधान या नियम। कुछ नियम होते हैं, हमारे घर के भी कुछ नियम होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए होते हैं, उन पर हमें चलना होता है। तो वो विधि या विधान जो नियम है वो हमारे घर तक सीमित होते हैं। वहीं आप देखिए पूरे भारत को, क्या भारत एक घर नहीं है क्या भारत के अंतर्गत जो कार्यपालिका या संसदीय जो व्यवस्था है, संसद जो शासन नियमों का निर्माण करती है, पूरे देश का जो है सुव्यवस्थित चलाने का कार्य करती है, क्या वो उसकी मुखिया नहीं हो जाएगी क्या? तो उसके द्वारा भी कुछ नियम होते हैं अपने। तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत को इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमें ये पता था जब तक हम अपने नियमों का निर्माण नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों की गुलामी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। और अंग्रेजों की गुलामी हम लोग जब तक करते रहेंगे, उनके नियमों को फॉलो करते रहेंगे, तब तक अंग्रेज भी भारत छोड़ के नहीं जाने वाले थे। तो भारत के अंतर्गत क्या होता है, मांगे उठने लगी कि हमें अपना अलग संविधान चाहिए, और उस संविधान के लिए हमें जिस सभा के अंतर्गत भारतीय लोग हो, उन भारतीय लोगों से मिलकर एक सभा हम निर्माण करेंगे, और वो भारतीय जो सभा होगी वो संविधान सभा कहलाएगी, और वो संविधान सभा ही क्या करेगी, आगे चलकर संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। तो यहाँ विधि विधान से इजीली अर्थ निकाल लेंगे नियम या सिद्धांत, ठीक है। तो संविधान क्या है, नियमों का। अब यहाँ देखो विधान स मतलब यहाँ सुव्यवस्थित विधान, कि यहाँ पर संविधान का इजी सा अर्थ क्या हो जाएगा कि नियमों का ऐसा दस्तावेज, नियमों का ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा पूरे भारत का शासन संचालित किया जाता है, ठीक है। या सीधा सा अर्थ लिख ले, नियमों का दस्तावेज। आप मेरे साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए संविधान नियमों का दस्तावेज है। अब संविधान के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष हम लोगों ने किया है, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, उसके अंतर्गत भी उदारवादी नेताओं द्वारा, साथ में उग्र जो हमारे गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, उनके नेतृत्व में भी बहुत सारे भारतीयों ने, सभी ने संघर्ष किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे संविधान के लिए क्या हुआ, संविधान सभा की मांगे उठने लगी, संविधान सभा की मांगे उठने लगी। अब देखो यहाँ क्या होता है, संविधान सभा की मांग भारत के अंतर्गत कब उठी, उससे पहले एक बार हम विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत देख लेते हैं कि विश्व में संविधान सभा का जो प्रमुख विचारक है ना, वो कौन है विश्व में संविधान सभा का प्रमुख विचारक। क्योंकि कई बार क्या है, एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा आप डीप में ना पढ़े, ठीक है। जैसे आपके यूपीएससी के तैयारी करते हैं तो हमें डीप में पढ़ना जरूरी होता है, और ये चैनल है मैंने यूपीएससी के रिगार्डिंग ही बनाया था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जो है मैं एसएससी और यूपीएससी दोनों का कंबाइंड जो है मटेरियल आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो यह सीधा सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, विश्व में संविधान का प्रमुख विचारक, ठीक है। विश्व में संविधान का प्रमुख विचारक कौन है, तो नाम लिख देंगे सीधा, भाई हमारा भारतीय नाम तो हो नहीं सकता है, विश्व की बात चल रही है। तो यहाँ पर भाई देखो भारतीय लोगों ने भी बहुत प्रगति की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, लेकिन हम लोगों को क्या है, क्रेडिट लेने का शौक नहीं है। वरना प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप उठा के देखें तो हमने आइजैक न्यूटन तो एक पागल व्यक्ति था यूरोप का, उससे पहले हमारे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इतने महान विद्वानों ने ही जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी परिधि का ज्ञात कर लिया था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, ये क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है। विश्व को हमने जो भी दिया वो ऐसे ही दे दिया दान में, ठीक है। अब पेटेंट उन्होंने करवा लिया तो आज उनका नाम चलता है और हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विश्व के अंतर्गत संविधान का प्रमुख विचारक है, कौन है, सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। अब यहाँ पर ये विश्व के अंतर्गत संविधान सभा का प्रमुख विचारक, और कई बार जो है प्रमुख, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसे, ये पहले कानूनविद थे
जिन्होंने संविधान सभा का ये जो विचार है इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो प्रथम विचारक भी इनको कह दिया जाता है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे, ये कानूनविद थे, लेकिन ये कहाँ से थे, तो आप देखेंगे भाई हमने जो है सबसे ज्यादा जो सिद्धांत जो ब्रिटिश जो हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किए ब्रिटेन से किए हैं, जैसे संसदीय शासन प्रणाली हो गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में ब्रिटेन के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, उससे भी हमने ऐसे कैसे बहुत सारे अनुच्छेद भारत के संविधान में ग्रहण किए। तो ये कानूनविद भी थे, कहाँ के थे, ये ब्रिटेन के थे, ठीक है। ब्रिटिश कानूनविद थे कौन, सर हेनरी मैन, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोट्स आप लिख लेंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि भाई देखो संविधान सभा का विचार तो दे दिया किसने, सर हेनरी मैन ने। अब ये जो संविधान सभा है इसको अपनाने वाले, संविधान सभा के विचार को अपनाने वाले प्रथम देश, ठीक है, विचार को अपनाने वाले प्रथम देश कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका अमेरिका का और दूसरा नाम आ जाता है आपका फ्रांस का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका भी किसकी कॉलोनी थी, एक ब्रिटेन की गुलाम कॉलोनी रही है, ठीक है। अमेरिका के अंतर्गत जो 13 बस्तियां थी ये भी ब्रिटेन की पूर्व में गुलाम रही है। देखो स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कवर करवाई है, 84 के क्लासेस आपको के आसपास क्लासेस आपको मिल जाएगी। वहां पर हमने डिटेल में अमेरिकन क्रांति भी पढ़ी है, साथ में हमने 1789 के अंतर्गत जो गठित हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, जिसके अंतर्गत तीन जो विचार थे वो प्रमुख थे, जिसमें समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये फ्रांस, और जहां पर देखो इतने अधिकारों की बात हो, मौलिक अधिकारों की बात हो, वहीं से तो स्टार्ट होगा ना संविधान, अपने अलग संविधान का निर्माण की मांग वहीं से तो स्टार्ट होगी। तो यहाँ आप याद रख लेंगे अमेरिका और फ्रांस ने क्या किया है, संविधान सभा के विचार को अपनाने वाले प्रथम देश कौन से थे, अमेरिका और फ्रांस, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आपको ध्यान रखना है, ये तो हो गया भाई विश्व पटल पर हमने जानकारी ले ली। इसके बाद में भाई हमारे जो जानकारी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि भारत में संविधान की मांग कब उठी और संविधान सभा कब बनाई गई, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसके द्वारा उठाई गई, भाई जो युवा होगा, जिसके अंदर जुनून होगा, जोश होगा, वही तो किसी एक नए इनिशिएटिव की मांग कर सकता है। तो यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा कौन, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग उठाई गई किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब उठाई गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब उठाई गई, तो 1895 में, ठीक है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य या फिर संविधान की जो है मांग उठाई गई, ठीक है। अब ये बाल गंगाधर तिलक का जो है ड्रीम था शुरू से कि स्वराज की प्राप्ति की जाएगी या स्वशासन की प्राप्ति हो। लेकिन देखो फ्रेंड्स क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक के फॉलोअर्स भी थे, लेकिन गांधी जी जितने नहीं थे। आप देखोगे, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तरीका होता है क्या, देखो क्या होता है, मंजिल दोनों की एक ही थी, स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हो जाए, भारत का अलग से एक अलग अपना संविधान हो, खुद का अलग अस्तित्व हो। लेकिन अब दोनों की क्या है, मंजिल एक ही थी, स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पर देखो मंजिल को हम साध्य कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो महान बनाता है ना, आप जिस मंजिल को पाने के लिए जो रास्ता तय करते हैं, वो आपको रास्ता जो है वो महान बनाता है। तो साधन दोनों के अलग अलग थे। महात्मा गांधी जी के साधन थे अहिंसा पर आधारित, सत्याग्रह पर आधारित, सविनय अवज्ञा पर आधारित। वही तिलक के जो साधन थे, ये बात नहीं है वो सही थे, उनकी भी हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते जितनी गांधी जी की, ठीक है। लेकिन यहाँ इनके साधन जो थे ना, वो थोड़े से क्रांतिकारी थे, जो महात्मा गांधी को इनसे अलग करते। और यही एक वजह है कि इनके फॉलोअर्स गांधी जी से कम थे। फॉलोअर्स मतलब हो गया कि भारतीय लोगों को या भारतीयों को अगर तिलक कहते हैं किसी भी आंदोलन के लिए उत्प्रेरित करने के लिए, तो वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता था जितना गांधी जी को गांधी जी के द्वारा कहा जाएगा, ठीक है।
क्योंकि गांधी जी को फॉलो करने वालों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी भारतीय शामिल थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है, तिलक ने तो मांग कब उठा दी, 1895 में स्वराज की बात की, भारतीय संविधान के निर्माण की बात की। ठीक है, लेकिन उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है। ये स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, याद रखें। 1922 आगे लिखेंगे महात्मा गांधी या गांधी जी द्वारा कहा गया, गांधी जी द्वारा क्या कहा गया। अब यहाँ देखो गांधी जी का समर्थन आ गया, मतलब पूरे भारतीय जनता ने समर्थन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान भारतीयों की, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, सीधा सा स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, याद कर लेंगे, इजी है एकदम। देखो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो शासन, जैसे जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन, मतलब लोकतंत्र की उन्होंने परिभाषा दी थी। ठीक है, कि जनता द्वारा जनता के लिए, जनता का शासन ही क्या है, लोकतंत्र। वहीं पे वैसा ही कुछ स्टेटमेंट मिलता जुलता है वहां पर अमेरिका में अब्राहम लिंकन जितने माननीय थे, सम्माननीय थे, उतने भारत के अंदर गांधी जी है। तो यहाँ गांधी जी और अब्राहम लिंकन का एक जैसा स्टेटमेंट है। तो यहाँ याद हो जाएगा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ठीक है, सीधा सा स्टेटमेंट आता है, 1922 के अंतर्गत इन्होंने दिया था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा भी समर्थन किया गया। मोतीलाल नेहरू कौन, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। मोतीलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान सभा की मांग का समर्थन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में एक पॉइंट और पूछा जाता है, 1925 में क्या हुआ, यहाँ पर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो है पेश किया गया, उसके अंतर्गत भी संविधान सभा के निर्माण की मांगे रखी गई। ठीक है, तो ये भी याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख लीजिए अपने नोट्स में। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो गांधी जी कांग्रेस से अलग थे, लेकिन अलग होकर भी अलग नहीं थे। गांधी जी राजनेता नहीं थे, मतलब राजनीतिज्ञ नहीं थे, फिर भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है या भारत के जो विभिन्न सभी राजनीतिज्ञ जो थे, गांधी जी के मार्गदर्शन पर ही चलते थे। ठीक है, क्योंकि एक जो है गांधी जी उनको सिस्टमेटिक वे भी प्रदान करते थे, और साथ में एक जो अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित जो मार्ग दिखाते थे, उस आधार पर जो है भारत ने जो है लंबे समय तक जरूर संघर्ष किया है, लेकिन एटलीस्ट आज़ादी की प्राप्ति की है, और साथ में बहुत कम नुकसान से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सभी, मतलब जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनका एनालिसिस करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी का जितना योगदान है उतना और ही किसी जो स्वतंत्रता सेनानी का योगदान रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम नेक्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फेजपुर अधिवेशन होता है, कब, 1937 में। 1937 वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण है। ये कहाँ हुआ था, याद रखना है, फेजपुर के अंदर। फेजपुर कहाँ पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फेजपुर में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो लिख देंगे कांग्रेस का अधिवेशन था 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था, फेजपुर के अंतर्गत महाराष्ट्र में। इसकी अध्यक्षता किसने करी, इस अध्यक्षता इसकी की है किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने फेजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो एक फेजपुर से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट और है, याद रखेंगे, नोट लगाकर लिखेंगे कि यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था, यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था
जो कहाँ आयोजित किया गया था, गांव के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट सीधा सा पूछा जाता है, ये कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो कहाँ आयोजित हुआ, जो गांव में आयोजित किया गया, गांव में आयोजित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना क्लियर हो गया। देखो इसके अंतर्गत ये कांग्रेस का जो ये फैजपुर अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस ने जो है औपचारिक रूप से मांग रखी, ठीक है। तो कांग्रेस द्वारा भी या द्वारा संविधान सभा के निर्माण, संविधान सभा के निर्माण का समर्थन किया गया, ठीक है। अब यहाँ देखें, एकमात्र पार्टी थी जो भारत के अधिकतम भाग पर विस्तृत थी, या फिर यूं कहें कि उस वक्त इसके कंपटीशन में कोई अदर पार्टी नहीं थी, ठीक है। मतलब कांग्रेस का समर्थन हो गया तो मतलब भारत का समर्थन हो गया, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ 1937 के पहले भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कांग्रेस के जो ये फैजपुर में अधिवेशन हुआ था 1937, इसके पहले भी औपचारिक रूप से एक व्यक्ति है जिनका नाम भी उल्लेखनीय है। 1934 में किसने समर्थन किया, औपचारिक रूप से मांग रखी किसने संविधान के लिए, एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय द्वारा संविधान के निर्माण की औपचारिक मांग रखी गई या मांग प्रस्तुत की गई, ठीक है। अब यहाँ देखो मांगों का दौर तो खत्म हुआ, अब यहाँ जो है भारत भी एक्शन में है, साथ में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एक्शन में है। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्शन में कैसे आई, देखो क्या होता है, ब्रिटेन जो ब्रिटिश सरकार है वो खुद से तो चाहेगी नहीं कि वो भारत को जो है स्वशासन की प्राप्ति प्रदान कर दे या फिर भारत को स्वतंत्रता दे दे और भारत को जो है छोड़कर वो लोग अंग्रेज वापस चले जाए, ऐसा तो अंग्रेज चाहेंगे नहीं। तो यहाँ क्या होता है, अब ऐसे समझो कि क्या होता है कि अब ब्रिटेन को जो है भारत की आवश्यकता थी। देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, इधर देखेंगे आप वर्ल्ड के मैप में इस प्रकार से कुछ हो जाएगा हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये क्या है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये पनामा नहर। इधर देखेंगे ये यूरोप वाला पार्ट है, ये आ गया आपका नॉर्वे, स्वीडन, और ये उसके बाद में आ जाता है आपके ये एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये रूस वाला एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लग्जमबर्ग वगैरह, इधर डेनमार्क है, इधर आ चलेंगे तो ये आपका पुर्तगाल, स्पेन आ जाएगा। यहाँ पे ये आपका आ जाएगा इटली, और यहाँ ये वाला क्षेत्र आ जाता है मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर, ये वाला अफ्रीका आ गया, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर देखें ये अरब कंट्रीज है, इधर लाल सागर, इधर फारस की खाड़ी, ऊपर फारस है मतलब इराक ईरान वाला क्षेत्र आ गया। अब यहाँ पर है क्या है, भारत है। अब यहाँ ये बर्मा वाला क्षेत्र है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है, इधर हम बना देते हैं ऑस्ट्रेलिया, इधर आ जाता है जापान, ठीक है। 4 द्वीपों में बटा हुआ है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोगु, ये जापान के द्वीप है। इधर इंडोनेशिया वगैरह बना देते हैं, सिंगापुर बना दिया, इंडोनेशिया के भी 4 द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली। थोड़ा ज्योग्राफी का जो नॉलेज है ना वो भी साथ साथ में होता रहेगा। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, इधर देखो महत्वपूर्ण देश तो हमने बनाया नहीं, ये क्या है आपका ब्रिटेन, ये है ब्रिटेन, और ये क्या है भारत। अब यहाँ पर क्या हुआ, भारत क्या है, भारत किसका गुलाम है, ब्रिटेन का गुलाम था। अब यहाँ भारत के अंदर मांगे चल रही है किसकी, संविधान सभा के निर्माण की, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये जो ब्रिटेन है, अब ये ब्रिटेन जो देश है जिसने भारत को गुलाम बना रखा है, ये किसके अंतर्गत, अब यहाँ देखो हम कब की बात कर रहे हैं, 1935 से 1939 से लेकर 1945 के मध्य में भारत विश्व के अंतर्गत क्या होता है, 1939 से 1945 के मध्य विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाता क्या। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, ब्रिटेन जो किसके अलायंस में है, मित्र राष्ट्रों के, जर्मनी, जापान, इटली, तीनों किसके अंतर्गत थे, धुरी राष्ट्र में, ठीक है। तो इधर लिख देती हूँ मैं, धुरी राष्ट्र में 3 देश थे, जर्मनी, जापान, इटली। देखो विश्व युद्ध को कंप्लीट पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप जाकर देख सकते हैं।
जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, अब ये तीनों देश जो है, तीनों देश एक अलग गुट के अंतर्गत है धुरी राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, अमेरिका भी लास्ट में शामिल हो गया था जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर अमेरिका भी अपने लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 परमाणु जो है बॉम्ब से क्या करता है, हिरोशिमा के नागासाकी और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट कर देता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, चलो उनको छोड़ना है, हमें अमेरिका वगैरह की चर्चा नहीं करनी, हमें ध्यान किसका रखना है, सिर्फ भारत का और ब्रिटेन का। भारत पे किसका अधिकार हो रखा था, ब्रिटेन का। भारत के अंतर्गत मांगे उठ रही है किसकी, संविधान सभा के निर्माण की। अब देखो क्या ब्रिटेन भारत की ये मांग मान लेता क्या, लेकिन मांग तो मानी है, तभी तो आज हमारे पास में अपना संविधान है। ठीक है, अब ये मांग क्यों मानी, क्योंकि यहाँ क्या होता है 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। अब यहाँ आप आसपास में देखोगे 1937 के अंतर्गत ही पेजपुर का अधिवेशन होता है, उससे पहले 1934 में मांग उठ रही है। तो यहाँ देखो क्या होता है, ब्रिटेन को अब जरूरत पड़ रही है किसकी, भारत की। क्यों, देखो इधर देखेंगे तो ये क्या है आपका जापान। जापान किसके अगेंस्ट में था, मित्र राष्ट्रों के। तो ब्रिटेन इज ऑल्सो जो है ये बिग ग्रेट अलायंस के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो जापान है ना, धीरे धीरे इधर बर्मा वाले क्षेत्र पे कब्जा करने लग गया, म्यांमार जो वर्तमान में कहलाता है। सिंगापुर वाले क्षेत्र पे इसने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब भारत इसका इतना बड़ा उपनिवेश है, इतना संसाधनों से युक्त है, इतनी बड़ी सोने की चिड़िया है, क्या भारत को ये ऐसे ही जाने देता क्या। वैसे भारत से ही इसने जो है बहुत सारे रिसोर्सेज, तो मतलब रिसोर्सेज का फायदा तो उठा लिया था, लेकिन फिर भी ये चाहता था कि भाई भारत को हम आजाद भी कर देंगे या आजादी का हम सांत्वना दे देंगे। ठीक है, लेकिन भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स बनाकर जाएंगे, मतलब गुलाम भारत बनाकर जाएंगे, ताकि विश्व भर में या आगे कालांतर में भी क्या होता रहे, ये पता रहे विश्व को कि हमने किसी वक्त पे भारत को गुलाम बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जापान का अटैक का डर किसको था, ब्रिटेन को भारत पर, कि अगर जापान ने भारत पर अधिकार कर लिया तो ये पूरे रूप से चला जाएगा। ऐसे तो इन लोगों की मंशा थी कि हम धीरे धीरे इनको स्वतंत्रता देंगे और कुछ क्षेत्रों को स्वतंत्र बनाएंगे और आपस में ये इन लोगों के लड़ाई करवा देंगे भारत के लिए, तो ये सोच रखा था इन्होंने, और कुछ क्षेत्रों पे फिर भी ब्रिटेन का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, ये ब्रिटिश वासियों की मंशा थी। अब यहाँ क्या होता है, भारत के अंतर्गत भारत को जो है ब्रिटेन की तरफ से प्रस्ताव पेश किया जाता है ना। अब यहाँ प्रस्ताव जो पेश किया जाएगा तो इसके अंतर्गत प्रस्ताव में ये मांगी की जाएगी कि भाई आप है ना हमारा सहयोग करो, जैसे आपने क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमारा सहयोग किया था, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारा सहयोग आप करें। ठीक है, भारत से रिक्वेस्ट करता है कौन, ब्रिटेन। अब भाई भारत के पास में अब मौका आ जाता है कि हम भी अपनी मांगे मनवा लें। जब ब्रिटेन खुद सहयोग की मांग कर रहा है तो हमारी भी यहाँ पे हमारी भी भूमिका बढ़ जाती है। तो भारत ने भी अपना एटीट्यूड दिखाया और भारत ने भी कहा कि हम आपका सहयोग तभी करेंगे जब हमें अपनी संविधान सभा के निर्माण की जो है मांग जो है आपके द्वारा मान ली जाएगी। ठीक है, स्वीकृति दे दी जाएगी। तो यहाँ देखो ब्रिटेन ने जो प्रस्ताव पेश किया ना, वो भारत के अंतर्गत उस वक्त वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, भारत के अंतर्गत उस वक्त जो है वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, याद रख लेंगे, इनके द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। चूंकि यह प्रस्ताव अगस्त में पेश किया गया, इस वजह से इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव की डेट आपको याद रखनी है, 1940 में यह पेश किया गया था। क्या हुआ, 1939 के अंतर्गत जो है द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। हार होता हुआ देख ब्रिटेन ने सोचा कि यह ब्रिटेन भी हार है, इसके उपनिवेश धीरे धीरे इससे छिन जाएंगे, तो इसने अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। मतलब यहाँ लॉर्ड लिनलिथगो से अगस्त प्रस्ताव पेश करवाया और भारतीय लोगों से जो है मतलब मांग की गई सहयोग की, और ये भी कहा गया कि हम अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हो धुरी राष्ट्रों के अगेंस्ट, जापान, जर्मनी और इटली के अगेंस्ट, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये अगस्त प्रस्ताव की डेट आपको ये बना लेना है मैप, जैसे मैंने डायग्राम में बनाया है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, वहां तो मैंने डायग्राम में बताया था। अगस्त प्रस्ताव की जो डेट है सीधी पूछी जाती है, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो अगस्त 1940 के अंतर्गत। ठीक है, अगस्त 1940 में क्या पेश किया गया, अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा प्रस्ताव, भारत के तत्कालीन वायसराय, तत्कालीन मतलब उस
के भारत। ये वायसराय का दौर कब से शुरू हुआ था? 1858 के अंतर्गत से, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है उस वक्त भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे। उससे पहले गवर्नर जनरल्स बनते थे जो बंगाल के, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद में वही जो पद है ना वो कन्वर्ट हो गया था वायसराय में, ठीक है। तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, इनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत लिख लेंगे कि भारतीयों द्वारा मांग क्या रखी गई या प्रस्ताव में क्या कहा गया? भारतीयों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के बदले संविधान सभा के गठन को स्वीकृति या मंजूरी, ठीक है। अब यहां पर ये लिख लिया आपने। इसके बाद में देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 याद हो जाएगा। इसके बाद में एक मिशन आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये 1940 में जो पेश किया गया तो 1945 में तो द्वितीय विश्व युद्ध का एंड हो जाता है 1939 से स्टार्ट होकर, ठीक है। अब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का एंड हो जाता है तो 1946 में, 45 के एक साल बाद 1946 में एक मिशन आता है भारत में। ये आया था मार्च 1946 के अंतर्गत, ठीक है। अब मार्च 1946 में भारत में एक जो है मिशन आता है जिसका नाम क्या होता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? मार्च 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन की डेट देखो क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब चलता रहता है उसी वक्त जो है क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। मतलब जब 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा है उसी वक्त आता है क्या? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन की 1942 से 1946 आपके कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन ने तो फिर इंप्लीमेंट कर ही दिया था, मान लिया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे और भारत को फिर स्वतंत्र कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर किसकी अध्यक्षता में यह भारत आया, तो याद रखेंगे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आता है, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अब यहाँ देखें इसको जो है गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। या फिर उत्तर तिथीय चेक, ठीक है। उत्तर तिथीय चेक से क्या मतलब हो गया? जिसकी डेट निकल चुकी है। अब यहाँ गांधी जी ने ये जो कथन कहा है इसके पीछे कारण क्या था? देखो इसके अंतर्गत क्या कहा गया था क्रिप्स मिशन में कि भारत का जो विभाजन है, मतलब भारत के अंतर्गत क्या किया जाएगा? देशी रियासतों या जो भी रियासतें हैं वो चाहे तो स्वतंत्र हो सकती है और चाहे तो भारत के अंतर्गत जब संविधान का निर्माण किया जाएगा तो उस भारतीय संघ में विलय हो सकती है। इसकी वजह से गांधी जी ने क्या कहा कि ये तो हम 1929 से पहले मानते थे। 1929 में क्या होता है? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन में हमारी मांग चेंज हो चुकी है। लाहौर अधिवेशन से हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करने लग गए, ठीक है। तो भारत के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग के पश्चात अर्थात 1929 के बाद में हम लोगों ने ये एक्सेप्ट करना बंद कर दिया कि भाई भारत के कुछ हिस्से तो स्वतंत्र रहेंगे और कुछ हिस्से क्या करेंगे? भारतीय संघ में विलय होंगे। अब हम क्या चाहते हैं 1929 के बाद में कि भारत एक संपूर्ण एक देश बने और भारत के अंतर्गत पूरे इतने बड़े क्षेत्रफल पर या टेरिटरी पर एक ही संविधान हो और एक ही सरकार हो जो पूरे क्षेत्र को लीड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक का है क्रिप्स मिशन को। आगे का कैबिनेट मिशन भी याद रख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, आगे देखो कैबिनेट मिशन, फिर इसके बाद में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब देखो कैबिनेट मिशन जब भारत आया, ये भारत कब आता है इसकी डेट भी लिख लेंगे। ये आता है, ये भी मार्च में आता है, 24 मार्च 1946 में।
अब यहाँ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद में आता है भारत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता इसकी या अध्यक्ष कौन रहता है इसका? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। अब देखो जो क्रिप्स मिशन आया था ना भारत, क्रिप्स मिशन का तो सभी ने बहिष्कार किया भारतीयों ने। जैसे आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड के अंदर, यहाँ पर एक वर्ड और आप ऐड कर लें कि गांधी जी ने तो बहिष्कार किया ही, साथ में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भी इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है, मतलब गांधी जी ने बहिष्कार कर दिया, मतलब भारतीयों ने बहिष्कार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहिष्कार किया, मतलब मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ही तो थे। 1906 के अंतर्गत स्थापना हुई थी ना इसकी, ढाका के अंतर्गत। अब यहाँ देखेंगे कि इन्होंने इसका बहिष्कार क्यों किया? भाई गांधी जी ने तो इसलिए बहिष्कार किया क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था, टुकड़ों में भारत नहीं चाहिए था। जबकि क्रिप्स मिशन में बात की गई थी कि ये टुकड़ों में विभाजित या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जो भी रियासतें हैं वो रख सकते हैं, और जो भारत में विलय होना चाहते हैं इन फ्यूचर जब चुनाव हो जाएगा तो भारत में मिल सकते हैं। तो ये बात हमें नहीं जची और हम लोगों ने क्या किया? इसका बहिष्कार किया। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों बहिष्कार किया। मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग पाकिस्तान की डिमांड करते थे। ठीक है, दो भागों में जो भारत का जो विभाजन है उसकी डिमांड करते थे। ये बात इसमें स्पष्ट रूप से नहीं थी, वैसे इनडायरेक्टली ये बात थी इसके अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि रियासतें जो पूर्ण स्वायत्त रहना चाहती है वो रह सकती है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये उस वक्त समझ में नहीं आया होगा जब कैबिनेट मिशन में आगे चल के समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने भी इसका बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं कैबिनेट मिशन जिसकी जो आया था, जिसकी आने की जो डेट है ना आगमन की, वो है 24 मार्च 1946 को। अध्यक्षता इसकी सर पैथिक लॉरेंस ने की। अन्य सदस्य, 2 अन्य सदस्य थे इसके, जिसमें एक तो जो क्रिप्स मिशन में आया था अध्यक्ष बनकर सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। इसके अलावा एक और व्यक्ति था इसके अंतर्गत जिसका नाम क्या है? A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, A.V. अलेक्जेंडर। सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और लास्ट क्लासेस देखेंगे आप, RS का जो एग्जाम हुआ था लास्ट जो भर्ती आई थी उसके अंतर्गत जो है प्री में काफी सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाई गई पॉलिटी से आए हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, जितना मैटर में लिखवाऊंगी उतना सफिशिएंट है, इनफ है, और आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अन्य सदस्य कौन है? A.V. अलेक्जेंडर और सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ? यह जो है कैबिनेट मिशन, इसके अंतर्गत डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई। भारत को एक गुलाम भारत का ये उपनिवेश, डोमिनियन का मतलब क्या होता है? उपनिवेश। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है किसको देने की बात की गई? भारत को, कि भारत क्या रहेगा? ब्रिटेन का गुलाम रहेगा, ये उपनिवेश भारत के रूप में रहेगा, और फिर हम इसको जो है स्वतंत्र कर देंगे। और संविधान सभा के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया? स्वीकृति प्रदान कर दी। संविधान सभा के निर्माण को स्वीकृति दे दी। अब देखो उपनिवेश किसको कहा जाता है? एक राष्ट्र, इधर देखते हैं हम, ये क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र है। ठीक है, अब यहाँ ये शक्तिशाली क्या है? राष्ट्र। ये है कमजोर राष्ट्र, चाहे ये इससे क्षेत्रफल में बड़ा हो, चाहे ये क्या हो? संसाधन युक्त हो, चाहे सोने की चिड़िया ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ अगर इसके अंतर्गत शक्ति है ना, तो ये इस पे क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। अधिकार करके ये किसको क्या बना लेगा? गुलाम बना लेगा। और गुलाम को ही क्या कहा जाता है राजनीतिक शब्दावली में? उपनिवेश। ठीक है, तो यहाँ भारत को भी ऐसे ही गुलाम बनाया ना भाई। हम लोग तो बहुत इनोसेंट थे, अतिथि देवो भव की भावना में हम लोग बिलीव करते थे। तो हम लोगों ने क्या किया? जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत आई उन लोगों का स्वागत किया। वो धीरे धीरे व्यापारी बनकर आए थे और फिर शासक बन गए, हमें पता ही नहीं चला। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ आपको क्या करना है? क्लास को शेयर भी कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है? अब चुनाव करवाते हैं, क्योंकि संविधान की सभा के निर्माण की जब स्वीकृति प्रदान कर दी गई है 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो यहाँ अब क्या होगा? संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा। तो हेडिंग डाल देंगे संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव।
अब यहाँ ये जो चुनाव हुआ था ये हुआ था जुलाई से अगस्त 1946 को, ठीक है। 1900 मार्च 1946 में हमें स्वीकृति मिली, हम स्वीकृति प्राप्त हुई किसकी, संविधान सभा के गठन की, और जुलाई अगस्त 1946 में हमने चुनाव संपन्न करवाया। अब यहाँ जो चुनाव के लिए जो निर्धारित सीटें थी ना वो कैबिनेट मिशन में ही डिसाइड कर ली गई थी, कैबिनेट मिशन में ही निर्धारित कर ली गई थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कितनी सीटों पर जो है चुनाव होना था, तो 389 सीटें चुनाव के लिए निर्धारित की गई। चुनाव के लिए निर्धारित सीटें 389 सीटें चुनाव के लिए निर्धारित थी। अब यहाँ पर देखें ये भारत है कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से भारत है। तो ये क्या तत्कालीन भारत है क्या, ये नहीं, ये वाला जो पार्ट है 1971 में ये क्या बना था, बांग्लादेश। उससे पहले 1947 में ये बन गया था क्या, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले ये क्या था, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब विभाजन किया गया था तो उस वक्त ये क्या था, पूर्वी बंगाल। लेकिन भारत का अभिन्न हिस्सा ही था भाई, विभाजन तो बंगाल का हुआ है ना, पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी बंगाल में, लेकिन यहाँ पे ये भारत का ही एक हिस्सा था, जैसे अभी राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है वैसे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये इस प्रकार से कुछ इस एक प्रकार के अब यहाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान की ज्यादा मजाक नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला पार्ट भी भारत का हिस्सा था, जो पश्चिमी पाकिस्तान कब बना था, 1947 में, लेकिन ये भी भारत का अभिन्न हिस्सा था। अब यहाँ पर क्या है कि भारत के अधिकांश क्षेत्र मतलब 11 प्रांत तो ऐसे थे जहां पर पूर्ण रूप से किसका कब्जा था, ब्रिटेन का, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से तो ब्रिटेन का कब्जा था। अब यहाँ ये जो पूर्ण रूप से जो ब्रिटेन के अधीन जो क्षेत्र था, इसके लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी, 296। बाकी जो बची जो सीटें थी ना उनके अंतर्गत या जो बाकी जो क्षेत्रफल था उस क्षेत्र पर किसका जो शासन था, देशी जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, रियासतें, उनका जो है शासन था। तो इनके लिए सीटें निर्धारित की गई थी 93। अब देखो यहाँ क्या होता है, 389 टोटल सीटें हैं, 296 और 93 को मिलाकर, ठीक है। लेकिन जो चुनाव होता है ना जुलाई अगस्त 1946 में, ये 296 सीटों पर ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे अगर किसी भी वर्ग को या फिर किसी भी राजा को आप देखो, यहाँ क्या है, पहले राजतंत्र, अब जहां पर रियासतें हैं वहां पे तो राजा शासन कर रहे हैं ना। राज मतलब क्या हो गया, राजा, तंत्र मतलब क्या हो गया, शासन, अर्थात राजा का शासन, ठीक है। अब राजा का शासन है, अकेला व्यक्ति जब शासन कर रहा है, आगे चलकर वो अपने उत्तराधिकारी को ही शासन देगा। वो क्यों चाहेगा कि वो राजतंत्र से लोकतंत्र में जाए, अर्थात जिस जनता पर, लोक का मतलब क्या हो गया, लोग हो गए ना। अब लोग तो जनता का ही प्रतिनिधि होता है। वो क्यों चाहेगा कि मेरा शासन मैं जनता को दूं, ठीक है। वो भाई उसको तो सीटें मिली है, भाई चुनाव के अंतर्गत वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको ये तो कंफर्म नहीं है ना कि अपनी ही सीट आएगी, ठीक है, अपनी विजेता होंगे। उसको ये लगेगा अगर जनता में से कोई उम्मीदवार के रूप में खड़ा है, जनता की सिंपैथी उसके साथ में है, वोट बैंक अच्छा हो गया तो उसको वोट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो 93 जो देशी रियासतें है ना, या जो राजा है उन्होंने भाग ही नहीं लिया। भाग किन्होंने लिया, 296 जो सीटें थी ना जो ब्रिटिश प्रांत वाली थी उन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो यहाँ आगे हम देखेंगे, जैसे मान लो इधर देख लो आप, जो हैदराबाद की हो गई, जूनागढ़ हो गई, राजस्थान वाली हो गई, इसके अलावा पाकिस्तान के अंतर्गत भी रियासतें थी। तो यहाँ कुछ जो रियासतें थी इन्होंने जो है भाग ही नहीं लिया। मध्य प्रांत में रियासतें थी, यहाँ आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत थी। तो 93 जो रियासतें थी उन्होंने भाग नहीं लिया, 93 सीटें भर नहीं पाई। सिर्फ चुनाव किस पर हुआ, 296 सीटों पर, ठीक है। अब यहाँ जो 296 जो सीटें थी ना, 296 सीटें थी, ये ब्रिटिश प्रांत से थी, ठीक है, ब्रिटिश अधीन प्रांत लिखेंगे पूरा। अब यहाँ देखो एक चीज है, ब्रिटिश प्रांत है मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश वासी उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। ब्रिटिश अधीन प्रांत मतलब ये है कि भारतीय जनता का ऐसा मतलब भारत का ऐसा क्षेत्रफल जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वहां पर भारतीय लोग ही उस चुनाव के अंतर्गत उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधे से, अगर जो 4 सीटें हैं महत्वपूर्ण रूप से, ये 4 सीटें किनके अंतर्गत थी, ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत में से थी, ठीक है।
296 में से जो 4 सीटें हैं वो तो ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत में से थी, और यहाँ ये स्पष्ट रूप से 292 थी अन्य जो ब्रिटिश अधीन प्रांत है वो। तो 4 जो कमिश्नरी प्रांत है आप याद रखेंगे, देखो इधर लिख लीजिए, ये जो 4 है वो ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत है। ये थे तो ब्रिटेन के, लेकिन ऐसे समझो जो कमिश्नरी का मतलब है थाने, जहां पर ब्रिटेन के क्या थे, इन्होंने थाने बना रखे थे, ठीक है, जहां पर एक एक कमिश्नरियां बना रखी थी। तो इनके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से थे एक तो दिल्ली, क्योंकि क्या है देखो ये है तो इसके अंतर्गत ही इन 296 में ही, ये 292 और ये 4 अलग से, लेकिन इनके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो दिल्ली है आपका, एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो अजमेर मेरवाड़ा जिसका अंतिम में विलय हुआ था, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना 1956 में, तो अंतिम रूप से यह कमिश्नरी प्रांत विलय किया गया था। उसके बाद में आ जाएगा कुर्ग, जो कहाँ पड़ता है आपके कर्नाटक के अंतर्गत। फिर आ जाता है आपका बलूचिस्तान। देखो बलूचिस्तान की अवस्थिति हम देखें, अभी मैप में आपको बताती हूँ, मैं मैप में देखेंगे इस प्रकार से, ये कुछ भारत का जो है उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पाकिस्तान ये इधर अंतिम इधर जो एकदम पश्चिमी छोर पर एक पाक ऑक्यूपाई क्षेत्र ही है बलूचिस्तान जिसको कहा जाता है, ठीक है। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो कुछ इस आकृति में बनती है ना, लगभग त्रिभुजाकार आकृति में, उसका पश्चिमी छोर भी यही है बलूचिस्तान में, सूत का गैंडोर जो दाश्त नदी के किनारे स्थित है, जिसके 1923 में ओरलस्टीन द्वारा खोज की गई थी। तो थोड़ा इतिहास भी हमें पता रहे। अब देखो यहाँ पर हमने चुनाव संपादित करवा दिए हैं। टाइम देख लेती हूँ मैं, कितने मिनट की क्लास हो गई है, 10-15 मिनट की क्लासेस, और थोड़ा सा और मटेरियल देख लेते हैं हम लोग, फिर एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ उससे पहले आप सभी को क्या कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, लेकिन क्लास देखते देखते सभी के साथ में शेयर कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे शेयर करें, आप इंस्टाग्राम पे मुझे यूपीएससी हिंदी मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ में वहां जाकर मुझे मेरी जो क्लासेस है वो मुझे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है, अब यहाँ देखिए, देखो आपका जो सपोर्ट है ना वो ही मेरे मोटिवेशन का काम करता है, बाकी मेरे अंदर से मोटिवेशन थोड़ी आता है, आप सभी का सपोर्ट है, आपकी वाइब्स आएगी पॉजिटिव, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी क्लासेस बनाने का। तो यहाँ देखो चुनाव हो जाता है, चुनाव संपन्न होने के बाद में अब यहाँ जो ब्रिटिश जो अधीन जो प्रांत थे 296 हमने देखा, 296 जो सीटों पर जो चुनाव हुआ उसके अंतर्गत से अब चुनाव में भाग किसने लिया, उस वक्त सबसे बड़ा दल कौन सा था, कांग्रेस, ठीक है। उसके अलावा निर्दलीय भी तो भाग लेते हैं, अन्य जिनको सीटें नहीं मिली या उन्होंने जो कांग्रेस से जो है चुनाव के अंतर्गत नहीं खड़े हुए, ठीक है। इसके अलावा एक और दल कौन सा था, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यहाँ इनको कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई 296 में से, ये देखते हैं। तो 208 सीटें तो प्राप्त हुई किसको, कांग्रेस को, यहाँ लिख लीजिए प्राप्त सीटें, ताकि जब भी आप नोट्स बनाए तो आपको याद रहे संविधान सभा के अंतर्गत जो है प्राप्त सीटें, संविधान सभा के चुनाव में प्राप्त सीटें। तो यहाँ 208 सीटें जो है किसको, कांग्रेस को प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई, और अन्य में कौन, 15 सीटें अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हुई, जो भी निर्दलीय थे या जो छोटे मोटे जो दल थे उनको, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हम देख लेते हैं, अब देखो क्या होगा, चुनाव हो गया, चुनाव होगा तो अब संविधान सभा की बैठकें आयोजित होगी। देखो एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ एक डायग्राम के द्वारा, यहाँ आप देखेंगे वर्तमान में ये क्या है, भारतीय संसद का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है गोल, ठीक है। 144 स्तंभों पर ये क्या है, टिकी हुई है, कौन, भारतीय संसद। अब यहाँ 144 स्तंभों पर ये टिकी हुई है, जिसके अंतर्गत एक और बना दिया गया है आपका राज्यसभा का हॉल, एक तरफ बना दिया गया है आपका लोकसभा का हॉल। एक तरफ क्या है, एक तरफ से पुस्तकालय बनाया गया है, क्योंकि जो भी समाज सेवा का जो कार्यभार जो लेते हैं उनको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो मध्य में बनाया गया है क्या, सेंट्रल हॉल। अब यहाँ देखो ये जो सेंट्रल हॉल बनाया गया है ना, महत्वपूर्ण विचार विमर्श यहीं पे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ सेंट्रल हॉल में ही किसकी बैठक हुई थी, इस संविधान सभा की जो बैठकें है ना, इस सेंट्रल हॉल में ही आयोजित हुई थी। ये वर्तमान में संसद का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की जो बैठकों का आयोजन हुआ था, तो बैठ के लिख लेंगे हम संविधान सभा की बैठकें, ठीक है।
संविधान सभा की बैठकें जिसमें प्रथम और द्वितीय जो बैठक है ना वो आपके महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे संविधान सभा की बैठकें, हेडिंग डाल देंगे। देखो पहला फैक्ट तो ये लिखेंगे संविधान सभा का गठन, इसी के अंतर्गत लिख लो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 याद हो जाएगा, 6 लास्ट में भी 6 आगे भी 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये संविधान सभा का गठन, गठन की तिथि। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है आपके 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे दिसंबर में हुई प्रथम बैठक भी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? नाम लिख लेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया प्रथम बैठक का, ठीक है। कहाँ आयोजित हुई थी ये? दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी, तो दिल्ली लिख लेंगे। इसके अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। और इसके अलावा एक फैक्ट और पूछा जाता है, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भाग, ये क्रॉस में लगा दे रही हूँ क्योंकि आप लिख लेंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शॉर्ट नोट्स बनाए, अपनी लैंग्वेज में बनाए जैसे आपको समझ में आता है, लेकिन कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए बनाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ताकि रिवीजन में क्या है आपको आसानी हो, सिर्फ बुक का ऐसे ही पढ़कर एक और संस्करण निकाल देना तो बेवकूफ़ी होगा। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है भाग नहीं लिया। चलो अच्छे से समझाने के लिए लिख देती हूँ, भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने इसके अंतर्गत भाग नहीं लिया प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में। इतना आपको याद हो गया, दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं, संविधान सभा की द्वितीय बैठक। संविधान सभा की द्वितीय बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? वही दिल्ली में आयोजित हुई है। और इसके अंतर्गत इसके जो संविधान सभा है उसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, जो आगे चलकर क्या बनेंगे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति ही प्रथम नागरिक होता है। अब यहाँ देखेंगे स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो इन्होंने ना भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। अंतिम हस्ताक्षर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुए थे और जवाहरलाल नेहरू के प्रथम हस्ताक्षर हुए थे संविधान पर। वो आगे मैं फैक्ट्स है वो लिखवाने वाली हूँ, लास्ट में लिखवाऊंगी। अब यहाँ देखें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। आपके इनके जो अस्थायी अध्यक्ष अलग से 2 व्यक्तियों को और बनाया गया था। इसके अंतर्गत किसको बनाया गया? तो इसमें लिख लेंगे, एक तो व्यक्ति थे HC मुखर्जी, दूसरे व्यक्ति थे, एक तो HC मुखर्जी, दूसरे थे TT कृष्णामाचारी, ठीक है, याद हो जाएगा HC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी। तो यहाँ ये इससे संबंधित फैक्ट हैं, ये भी इजी है, याद हो जाएगा। अरे हाँ इसकी डेट भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यह बैठक हुई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान में संसद के अंदर का मध्य में जो सेंट्रल हॉल है वहां पर संविधान की सभा की बैठकें हुई है। इसके अलावा देखो कुछ फैक्ट्स है वो भी लिख लीजिए। इसके अंतर्गत देखो लिखेंगे संविधान सभा की, चलो फैक्ट से पहले हम सीधा सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये लिख लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अब ये देखो जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया है ना, यही आगे चलकर क्या बन जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है। तो इसी को जो है ये लिख लीजिए, उद्देशिका
या प्रस्तावना भारतीय संविधान की, ये आगे चलकर बनी। अब देखो 1946 को तो ये पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, और इसको अपनाया कब गया, तो संविधान सभा द्वारा, ये डेट लिखेंगे, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। अब देखो यहाँ पर तो ये जो भारतीय संविधान सभा मतलब संविधान सभा है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सिर्फ उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में अपना रही है, लेकिन प्रस्तावना के रूप में अंगीकार थोड़ी किया है। तो उद्देश्य का प्रस्तावना के रूप में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे कब अपनाया गया, जब भारतीय पूरे संविधान को ही अंगीकार कर लिया गया था। ठीक है, टोटल संविधान को अंगीकार किया गया 1949 में, 26 नवंबर 1949 में। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि संविधान इसके संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार या स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, कब पेश किया गया और कब स्वीकार किया गया वो भी मैंने आपको लिखवा दिया है। उसके बाद में हम एक दो फैक्ट और लिख लेंगे। मॉडर्न मैन या फिर आधुनिक मैन या भारतीय संविधान के निर्माता तथा भारतीय संविधान के जनक या भारतीय संविधान के निर्माता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो एक दो फैक्ट और लिखेगी संविधान से संबंधित है। एक बुक का नाम जो है आपके लास्ट जो एग्जाम्स है उसके अंदर पूछा गया है कि आपके द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे है भाई, ऐसे लिखना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, जी ऑस्टिन के द्वारा। जी ऑस्टिन यह पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, इनके द्वारा यह पुस्तक द्वारा लिखित पुस्तक जी ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है। और ये पुस्तक ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, ये कथन महत्वपूर्ण आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी बुक में यह कथन, निम्नलिखित कथन कहा गया। तो इस बुक में क्या कहा गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार से लिख देती हूं मैं। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। और कांग्रेस, अब देखो ये उस वक्त बुक लिखी गई है इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को उस वक्त क्या बताया, भारत, और कांग्रेस ही क्या है, भारत। क्योंकि भारत का जो नेतृत्व करता दल के रूप में, एक सबसे बड़े दल के रूप में कौन सा दल था, कांग्रेस थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इतने बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत भी कांग्रेस से ही जो नेता थे ना, वो इसी दल से थे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या है, भारत। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये लिख लेंगे आप। इसके अलावा देखो 2-3 फैक्ट और लिख लीजिए कि भारतीय संविधान सभा में, ऐसे हेडिंग लगा देंगे। उसके बाद में देखो पूछा जाता है बहुत बार, प्रथम एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय कौन थे, फ्रैंक एंथनी। देखो यहाँ ये फ्रैंक एंथनी है ना, इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ है, भारत के अंतर्गत जो लोकसभा है ना, भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंतर्गत जो 2 व्यक्तियों का जो प्रतिनिधित्व है ना, ये फ्रैंक एंथनी के प्रयासों से ही मिला है। किसको, एंग्लो इंडियंस को, जिसको हटा दिया गया कब, 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वें
संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। वैसे एंग्लो इंडियंस के जो ये आरक्षण का जो प्रावधान था ना लोकसभा में, इसको हटा तो दिया गया है, लेकिन ये किसके द्वारा अप्लाई, मतलब किसके योगदान किसका रहा है इसको जो है आरक्षण को लाने का, वो फ्रैंक एंथनी का रहा था, जो भारतीय संविधान सभा में क्या थे, प्रथम एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा देखो एक फैक्ट और पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रथम पारसी समुदाय से व्यक्ति, प्रथम पारसी समुदाय से व्यक्ति, प्रथम पारसी समुदाय से व्यक्ति कौन थे, इसके अंतर्गत लिख लेंगे आप प्रथम पारसी समुदाय से व्यक्ति। तो इसमें लिखेंगे आप पी से हो जाता है पारसी और पी से आ जाएगा PH मोदी। ठीक है, तो याद करने में आसानी रहेगी। PH मोदी, देखो नरेंद्र मोदी कहाँ से, गुजरात से, और जो पारसी समुदाय के व्यक्ति है वो गुजरात के अंतर्गत सर्वाधिक रहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कि PH मोदी। अब देखो यहाँ मैंने जो संविधान से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित फैक्ट्स करवा दिए हैं। आगे का जो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सब सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और भी क्लासेस रिकॉर्ड करूंगी और भी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, UPSC हिंदी मीडियम 31 नाम से आपको मेरा ऑफिशियल हैंडल मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।